विजयादशमी हम लोग सब परसों मनाए अध्यक्ष महोदय। कोरोना काल में रावण भी बौना हो गया तो वो प्रभावित हो गया था, बहुत छोटा हो गया था। दशहरा की बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष महोदय, सबको शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय, विजयादशमी हम सब मनाते हैं तो एक संदेश जाता, हर साल हम लोग मनाते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि अध्यक्ष महोदय, रावण बहुत बड़ा था, शक्तिशाली था, सोने का लंका था, विद्वान था, लेकिन अध्यक्ष महोदय कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो अहंकारी हो तो उसे भी मिटना पड़ता है और समाज में वो बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबको विजयादशमी की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही आज कृष्णों की बात हो रही थी अध्यक्ष महोदय, जब कृष्णों की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय साथियों ने, विद्वान साथियों ने बहुत सारी बातें कही। विधेयक क्यों नहीं लाया जा सकता, कौन सा संवर्ती में है, कौन केंद्र का है, कौन राज्य के विषय है, बहुत सारी चर्चाएं हुई अध्यक्ष महोदय। लेकिन अंततः आसंदी से व्यवस्था आई और हम सब छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हम कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, हम टच नहीं कर रहे हैं आपके केंद्र के कानून को, लेकिन हम अपने किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यहाँ के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ के लोग भोले भाले हैं अध्यक्ष महोदय, तो उस स्थिति में हमको ध्यान रखना होगा कि वो ठगाए मत। इसके लिए हमको एक कानून बनाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी बात कही और बात कहते कहते भारत सरकार के कृषि नीति पे चर्चा की। जब हमारी सरकार थी तो 12,000 करोड़, आपकी सरकार है तो आई है तो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। बहुत अच्छी बात है। अभी अभी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, 20 लाख करोड़ का। लेकिन किसी को 20 नया पैसा मिला है क्या? आप 1 लाख करोड़ के बजट बता रहे हैं, किसी को उसका लाभ मिला है क्या? आप 2,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, सूची गई यहां से, आप उसमें किंतु परंतु फलन वो सब लगा लगा के ऐसे काटते गए, किसी किसान को 2,000 रुपये का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। वो सीमित होते करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। आप इसमें मातरम त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, सरनेम में त्रुटि है, वो आपको केवल बहानाबाजी करके किसानों को आप भ्रमित करना चाह रहे हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। जिस केंद्रीय कानून की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह अध्यक्ष महोदय, क्या देश के किसी किसान संगठन ने यह मांग की आपसे किस कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या किसी राजनीतिक दल के लोगों ने यह मांग की कि इसमें बदलाव होना चाहिए? फिर अचानक आप अध्यादेश लाते हैं उस समय जब कोरोना काल चल रहा, पूरा देश, पूरा दुनिया कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने बचाव के लिए प्रयास करेगा कि आपके ये 3 विधेयक है उसके बारे में चिंतन करेगा, मनन करेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य अजय जी कह रहे थे कि आप लोग उस समय क्यों आपत्ति नहीं की जब अध्यादेश जारी हुआ? अध्यादेश जारी हुआ तो आपके जो मंत्री हैं
हरसिमरत कौर जी जो मंत्री थी आपके, उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन जब इसको लोकसभा और राज्यसभा में लाए तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दी। अरे आपसे तो आपके जो एनडीए के जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो तक आपसे सहमत नहीं है, आपके मंत्री सहमत नहीं है, तो फिर इस बिल का औचित्य क्या? अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं किसी कानून बहुत लाभकारी है। यही एपीएमसी कानून डॉक्टर साहब आपके भाषण तक मैं सुना था। खैर तुरंत आ जाइए, स्वागत। एपीएफसी कानून ये बहुत लाभकारी है। ये मंडी का कानून बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन ये किसानों को नहीं, ये किसानों को लाभ देने वाला नहीं है, ये पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है। और इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मंडी खोलेंगे, प्राइवेट क्षेत्र में खुलेगा, उसके बारे में थोड़ी देर में आता हूं। मैं तो अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, यह कानून बिहार में 2006 से लागू है। बिहार आपके नेता भी जा रहे हैं, गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके उपाध्यक्ष वहां बुलाया तक नहीं गए। चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण के मतदान अब कल है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहां भेजा भी नहीं गया। आप लोग थोड़ा सा पलौंदी लगा देते, पलौंदी दे देते तो वो पहुंच जाता, लेकिन आप लोग भी मजबूत, जैसे केकड़ा एक केकड़े को दूसरे केकड़े के टांग पकड़ के रखते हैं ना, वैसी जबरदस्त रूप से आप लोग पकड़ के रखे हैं, तो बेचारे यहां से जा ही नहीं पा रहे। केकड़ा किसी की नहीं, उदाहरण है ये तो। मैं किसी केकड़ा नहीं बोल रहा हूं, सभी माननीय मेरे लिए सभी सम्मानित सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 से ये एपीएफसी कानून लागू है, उसको हटा दिया गया। निजी मंडियां हैं, सरकारी मंडियां समाप्त। आज बिहार में कोई एक किसान आपको बता दे तो 1300 रुपये क्विंटल से अधिक को धान बेचता हो, एक भी किसान 1300 रुपये से ज्यादा नहीं बेच पा रहा है। फिर किस कानून का आप समर्थन कर रहे हैं, किस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? और जहां तक निजी मंडी खोलने की बात है, आप कह रहे हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, दलाल खत्म हो जाएगा। आपके नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो दलालों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मंडी में खामियां हो सकती हैं, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में बनी रहती है, लेकिन खत्म करने का षड्यंत्र। आप प्राइवेट में कह रहे हैं केवल पैन कार्डधारी आपका सामान खरीद सकता है, आपको मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको आड़त देने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में भुगतान होगा, और यदि विवाद होगा तो एसडीएम पैनल बनाएगा, 30 दिन के अंदर वो फैसला देगा, और एसडीएम के बाद से कोई एक पक्ष सहमत नहीं हो तो फिर कहां जाएगा? फिर उससे अपर अथॉरिटी में जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? 2 एकड़ का मंगलू हमारा किसान एसडीएम कार्यालय चक्कर लगाएगा, कलेक्टर कार्यालय चक्कर लगाएगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, जो अपने खेत में काम करेगा, अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करेगा। ये कानून हमारे लिए है, किसानों के लिए है, इन पूंजीपतियों के लिए? धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएगी। पहले साल आप ज्यादा उदारता से जो प्राइवेट कंपनियां करती ना, और ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं। अजय जी, रमन सिंह जी भी कहना चाहूंगा, ब्रिजमोहन जी, नंदीराम कंवर जी, सब माननीय वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे हैं। चीट फंड कंपनी में आने वाला
डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी किसान एग्रीमेंट करे। आपको ज्यादा दर मिले तब एग्रीमेंट करिएगा। चीट फंड कंपनी में किसी ने नहीं कहा आप पैसा लगाओ, तो जबरदस्ती थी क्या? लेकिन लोग लगाए ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्घाटन किए ना, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमाण पत्र बांटे ना रोजगार का। जांजगीर में आप बांटे हुजूर, रोजगार मेला लगा था, मेरे पास प्रमाण फोटो सहित आपके तत्कालीन अध्यक्ष के। फोटो नकली होगा। बेरोजगारों को ऐसा नहीं, प्रमाण पत्र भी नकली हो सकता है, प्रमाण पत्र भी नकली हो सकता है। कलेक्टर बुलाए थे, कलेक्टर मंच में निमंत्रण पत्र है ना, उसमें बहुत सारी कंपनियां आई थी, मेला लगा था, वो सब फर्जी है। तो चीट फंड कंपनी में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ में चला गया। ये भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। शुरुआत में तो आपको आकर्षक लगेगा, लेकिन जब मंडी हमारा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा तो फिर लूटना शुरू करेंगे, तब कौन बचाएगा? आज बिहार की स्थिति देख लीजिए। आप धान की कीमत की बात कर रहे थे, आप 1 नवंबर से खरीदने की बात कर रहे थे, समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। अभी बलियान जी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे डॉक्टर साहब आप, और बलियान जी ने क्या बयान दिया रायपुर में आके? उन्होंने कहा एमएसपी भारत सरकार घोषित करती है और ये राज्य सरकार एजेंसियां के रूप में काम करती है, तो समर्थन मूल्य देने का काम किसका है? छत्तीसगढ़ का नहीं, केंद्र सरकार का है। ये आपके मंत्री यही बोल के गए हैं और अभी की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं पिछले विधानसभा में कहा। राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है, भारत सरकार का एफसीआई है, भारत सरकार के एमएसपी घोषित करती है और हम लोग खरीद के एफसीआई में देते हैं। लेकिन अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब अजय जी, ब्रिज में 2500 रुपए भी घोषित करो, हम समर्थन करेंगे। 3000 पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूं। जब हम 2500 रुपए में खरीद रहे थे, 700 रुपए बोनस दे रहे थे, आप पहले पिछले समय 300 रुपए बोनस दिए, हम बढ़ा के 700 रुपए दिए, 1800 700 मिला 2500 रुपए दिए। भारत सरकार ने बोनस बंद किया, इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं ये बताइए आप। गलत किया कि नहीं किया है? केंद्र सरकार कुछ नहीं देती है बोल रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने धान पर भी बोनस दिया था अध्यक्ष महोदय, गेहूं पर भी बोनस दिया था, और ये पहली सरकार है जो न खुद बोनस देती है और जो किसानों को बोनस दे उसको रोकने का काम करती है। क्योंकि आपके लिखित जवाब है मेरे पास, भारत सरकार आप बोनस देंगे तो आपके चावल नहीं खरीदेंगे। कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली गए थे। हमने वहां कृषि मंत्री जी से बहुत समझाया कि भाई हमारे यहां परिस्थिति उस प्रकार की नहीं जो पंजाब हरियाणा के या दूसरे प्रदेशों की है। हम बरसात में कोई दूसरा फसल नहीं ले सकते। हमारे प्रदेश में 2 तरफ से मानसून आता है, 4 महीना पूरा बदली का वातावरण रहता है, धान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे यहां। तो हमको उन राज्यों की तरह आप ट्रीट मत करिए। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति है, गरीब राज्य है, गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए हमको ये अनुमति दें। 2 साल आपने बोनस देने की अनुमति दी, इस साल भी दीजिए। स्वर्गीय पासवान जी के पास हम लोग गए, पासवान जी तो बोले बघेल जी, चौबे जी, आप जो कह रहे हैं उससे आप 100% कह रहे हैं, मैं 200% सहमत हूं आपकी बात से। आप गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पीएमओ से अनुमति नहीं मिलेगी आपको, चावल आपका नहीं खरीदेंगे। आप यदि बोनस देंगे, हमको मजबूरन भारत सरकार को लिखना पड़ा कि हम भाई समर्थन मूल्य भी खरीदेंगे। हम सदन नहीं बोले, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, और समर्थन मूल्य खरीदे
और फिर उसी समय हमने घोषित किया कि अगले सत्र में हम एक योजना लाएंगे और योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगा, जिसका लाभ पूरे किसानों को मिलेगा। और हमने लाया और उसका वितरण भी शुरू किया। डॉक्टर साहब, कम से कम आपकी तरफ हम लोग नहीं, किसानों को 300 रुपये बोनस देने की बात करी थी, 2100 रुपये देने की बात आपने कही थी, लेकिन किसान को 21 रुपया क्या, समर्थन मूल्य में 10 क्विंटल आप खरीदने की बात बाध्य किया था। हम लोग आंदोलन किए तब जाके 15 क्विंटल हुआ, और वो भी 2100 नहीं। आप किसानों की बात क्या करेंगे? वो तो चुनाव था। श्री रतन जी बोले जाके दिल्ली में, यदि आप बोनस देने की अनुमति नहीं देंगे तो हम गांव में घुस नहीं पाएंगे। तब जाके विशेष परिस्थिति में 2 साल के 17-18 के लिए बोनस की अनुमति मिली। तब हमने कहा पासवान जी से, सत्ता बदल गई तो आपकी नीति थोड़ी बदल जाएगी, इस साल फिर से छूट दे दीजिए। लेकिन ऐसे हितैषी किसान के उन्होंने अनुमति नहीं दी और हमको मजबूरन फिर समर्थन मूल्य में खरीदी करना पड़ा। और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की, और न केवल धान के किसानों को बल्कि गन्ना और मक्का के किसानों को भी हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल देने का फैसला किया। कोरोना काल में ये बार बार कहते हैं, एक बार दे देना था, एक मुश्त दे देना था। अरे भैया, हम हमारी तो योजना है, आप तो बोल के मुकर गए, हम तो दे रहे हैं। 2 किस्त दे चुके, 1 तारीख को तीसरा किस्त देंगे, चौथा किस्त भी इसी वित्तीय वर्ष में देंगे। आपने एक से बनाया, आपने तो एक से बनाया जीएसटी का। आज 6 महीने बीत गया, हमको भारत सरकार से मिल जाना था 4,000 करोड़ रुपया, अब मिला कितना? 350 करोड़। तो थोड़ा दम लगाइए उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, वहां छत्तीसगढ़ के हितों की बात यही मत करिए, वहां भी करिए थोड़ा सा। 4,000 करोड़ रुपए लेने भारत सरकार से अध्यक्ष महोदय। कर्ज ले रहे हैं, अरे आप खुद ही कर रहे कर्ज लो। जीएसटी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं आप कर्ज लो, मतलब दायित्व उनका, कर्ज हम लें, और हमको वित्तीय प्रबंधन सिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, ये कानून कृषि कानून है, ये प्रचारित किया गया, लेकिन है ये विपणन का कानून, पूंजीपतियों का कानून, और ये खुद ही वापस ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है, आपने किया ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया, सीमाएं समाप्त आपने कर दी। कितना भी आप कोई भी, चाहे आलू हो, प्याज हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्य तेल हो, इस सबको आप कितना भी आप रख लें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और क्या स्थिति हुई है अध्यक्ष महोदय? 2 महीने पहले जो 10 रुपए किलो में प्याज बिकता था, आज 70 और 80 रुपए में बिक रहा है। और तमिलनाडु में चल दीजिए 105 से 150 रुपए में बिक रहा है। जो आलू की कीमत 10, 15 और 20 रुपया था, आज 60 और 70 रुपए में बिक रहा है। जयजयपुर में 100 चला थे प्याज है, 100 रुपया हो गए। हाँ। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट प्रभाव, और इतना बड़ा कानून बता रहे हैं ये लोग, और भारत सरकार के पास चिट्ठी आ गई। वो एक्ट में लिखा है कि कब कब आप नियंत्रित करेंगे, वो भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। जब युद्ध की स्थिति हो, जब अकाल की स्थिति हो, जब इन पदार्थों की कीमत 100% तक बढ़ जाए, तब ये उसमें रोक लगाएंगे। खाद्यान्न में 50% तक वृद्धि हो जाए, तब ये रोक लगाएंगे। अब प्याज 225% बढ़ गया छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष महोदय, वो 100 रुपये बोल रहे हैं, फिर तो कितना परसेंट हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। उतना बढ़ने के बाद अब भारत सरकार से खुद चिट्ठी आ गई कि अब रोक लगाओ।
छापा मारो। तो अब अपने ये कानून बने 2 महीने नहीं हुआ है और खुद ही अपने कानून को विड्रॉ करके आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरे तीसरे कानून भी की स्थिति वही होने वाली अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते। हम अपने किसानों के हित का ध्यान हम रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जो अभी चौबे जी ने जो संशोधन लाया है, क्या है? हम अपने प्रदेश के किसानों के, अपने प्रदेश के अर्थव्यवस्था को हम सुनिश्चित करें। यहां के जो व्यापारी हैं, यहां के जो हमाल हैं, यहां के जो तलैया हैं, उसके हितों का हम ध्यान रख पाएं, इसलिए ये कानून लाया गया है अध्यक्ष महोदय। अब ये बोलते कहीं भी 2 एकड़ के किसान कहां बेचने जाएगा? भाई पंजाब जाता है क्या? आप कहते हैं कि यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल गई। 60 लाख मीट्रिक टन मिल गया, अच्छी बात है। कितने धान होगा उसका? 66%। 1 क्विंटल का 66 किलो चावल निकलेगा। आप गुणा कर लीजिए कितने होगा। 83 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदे थे, इस साल 85 लाख से ऊपर जाएगा, तो बराबर तो हो गया। आप कौन से ऊपर दे दिए? इतना ही हुआ कि हम लोग पिछले साल आप 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देते थे, फिर दौड़े दौड़े जाते थे, माई बाप हमको फिर से अनुमति दे दो, फिर 5 लाख, कभी 1 लाख, इस प्रकार से होता रहा अध्यक्ष महोदय। इस समय कानून बनाए हैं, इस कारण से उदारता पूर्वक कर 60 लाख। आप 60 लाख बोल रहे, पंजाब सबसे छोटा है ना, वहां कितना दिए? 1,50,00,000। आप छत्तीसगढ़ के दे दीजिए उतना, हम एक एक दाना खरीद लेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमको पता था कि हम विपक्ष में हैं, हमको आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ये आपके तासीर में है, जो मध्य प्रदेश में किया, जो राजस्थान में किया, जो महाराष्ट्र में कर रहे हो, जो गोवा में किया हो, छत्तीसगढ़ को भी आप छोड़ने वाले नहीं। लेकिन उस दिन से हमने शुरुआत की। हमने कहा इथेनॉल प्लांट डालेंगे, यहां से वहां तक हमने कार्यशाला से लेके भारत सरकार को हर विभाग को चिट्ठी लिखने का काम किया, मीटिंग किया हमने। तब हमारे साथी कहते थे, विद्वान सदस्य, भूपेश, यदि इथेनॉल बनाने की, पैडी से इथेनॉल बनाने की शुरुआत आपने कर ली, स्वीकृति मिल जाए तो तुम्हें नोबेल पुरस्कार देंगे। अब भारत सरकार ने इथेनॉल, पैडी से इथेनॉल के 54 रुपये 87 पैसा घोषित कर दिया है। अब नोबेल पुरस्कार मुझे तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर आप दे दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के कारण से पहली बार पैडी से इथेनॉल बनेगा अध्यक्ष महोदय। और उसके लिए हमने एमयू कर लिया है, प्लांट की हमारी तैयारी है। न केवल पैडी से बल्कि गन्ना से भी हम इथेनॉल बनाने का हमारे एमयू हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। और आने वाले साल में, 1 साल के भीतर में उत्पादन भी हो जाएगा। उत्पादन होना शुरू होगा तो किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे में बेचने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वो जो चिट्ठी आई ना, अनुमति आई है, उसमें एक लाइन लिख दिया है, एफसीआई से आप धान उठाएंगे। क्यों भाई? छत्तीसगढ़ का चावल है, छत्तीसगढ़ में प्लांट है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रयास किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो खरीदेगी वो धान वहां पहुंचे। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई ये भर आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम प्रयास हमारा था, शुरुआत से हमने प्रयास किया था और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। हमारी बात से आप सहमत हुए। जो अतिशेष जो हमारा धान है, जो हमारे चावल जो पीडीएस सिस्टम में लगने वाला है, उसके अतिरिक्त हमारे पास जो धान बचेगा उसे हम इथेनॉल बनाएंगे। लेकिन एफसीआई वाला क्लास आप हटा दीजिए, ये पत्र हमने लिखा। लेकिन ये सारी बातों की जड़ कहां गया अध्यक्ष महोदय? ये सारी बातों की जड़ जो है वो शांता कुमार की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है अध्यक्ष? उस रिपोर्ट में लिखा है कि बोनस देने वाले राज्य के अनाज आप मत खरीदें। ये पहला। दूसरा, उन्होंने कहा ये एफसीआई
अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि इसमें जितने पीडीएस सिस्टम है उसमें चावल में, अनाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, 40 से 60% भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जनता इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में 98% जो कार्ड धारी हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और उसमें से 98% लोग भौतिक रूप से उपस्थित होकर राशन उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना 60% भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां 100% लोगों को मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। एमएसपी, अब ये इसी में क्या कह रहे हैं धर्मजीत जी, अब थोड़ा ध्यान दें। ये बोल रहे हैं, शांता कुमार की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है, जो बंद कर देना चाहिए, और जो अंत्योदय कार्डधारी है उसको 700 रुपये महीना दे दो, और जो प्राथमिक कार्डधारी है उसको 500 रुपये दे दो। बचत चावल वो अनाज मार्केट से खरीदे, ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए। गरीबों की जो राशन की व्यवस्था है, ये शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है बंद कर दो। दूसरा, एमएसपी समाप्त करना है। पूरे हिंदुस्तान में केवल पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश यही का लाभ मिलता है, दूसरे प्रदेशों को नहीं मिलता। ये रिपोर्ट ये कहती है केवल 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है केवल 57% किसानों को इसका लाभ मिलता है, जबकि हकीकत ये अध्यक्ष महोदय यहां 80 से 90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। इस व्यवस्था बनाने में आपका भी योगदान। आप 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, हम 80 और 85 लाख मीट्रिक टन खरीदते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। तो शांता कुमार की रिपोर्ट ये कहती है किसानों को का धान खरीदने, अनाज खरीदने की जरूरत नहीं, प्रति हेक्टेयर 5,000 से 10,000 रुपया दे दो और ये खरीदी वृद्धि झंझट खत्म करो। ये शांता कुमार की रिपोर्ट है और उसी दिशा में भारत सरकार चल रही है। और इसी कारण से पहले उन्हें बोनस देने पे रोका, फिर एमएसपी पे हमला, मंडी पे हमला बोला, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया, फिर ये पीडीएस सिस्टम पे आक्रमण किया है। इसका उद्देश्य यही है। तो आज दो कानून जो आप एसेंशियल कमोडिटी आपने समाप्त किया, उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया। अभी आलू प्याज में हुआ है। मैं तो गया था नागपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वहां एक उद्योगपति के 1 लाख मीट्रिक टन का गोडाउन बन चुका है। वो खरीदेंगे, जब किसान का अनाज सस्ता रहेगा तब वो खरीद लेंगे और उसके बाद मार्केट फिर वो पूंजीपति लोग तय करेंगे कि आपके घर में आलू किस कीमत में पहुंचेगा, प्याज किस कीमत में पहुंचेगा, तेल किस कीमत में पहुंचेगा। आप याद है अरहर 200 रुपये किलो में आप खरीदे थे? यही स्थिति अब होने वाली, आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि 5 साल का औसत निकालेंगे, इस साल तो औसत हो गया प्याज का 100 रुपया, फिर अगले साल जाएगा 150 रुपया, तो फिर एवरेज कितना होगा फिर अंदाजा लगा सकते। ये देश के साथ, ये किसानों के साथ ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं के साथ धोखा है अध्यक्ष महोदय। उसके खिलाफ ये बना कानून है अध्यक्ष महोदय। हमारी कोशिश, हमारी सीमा में रहते हुए हम किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हित में काम करेंगे। और एमएसपी केवल धान की बात थोड़ी है। भारत सरकार तो 23 वस्तुओं के एमएसपी घोषित करती है। कितने खरीद रहे हैं? 4 तो खरीदते हैं, ले देंगे। धान, गेहूं, चना, मक्का, 23 वस्तु घोषित करते हैं। कितने खरीद रहे हैं आप? क्यों नहीं खरीदी कर रहे हैं? और ये विशेष सत्र बुलाने का अर्थ ही यही अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के माध्यम से ला सकते थे। हमें भी मालूम है, उतना हमें भी जानकारी है। आप लोगों के साथ हम लोग भी 5 बार बैठ चुके हैं विधानसभा में, लेकिन नहीं लाने के कारण यही है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बात हो, किसानों के साथ हो क्या रहा है, हम उसके हितों की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। ये जो मंडी एक्ट लाया गया, संशोधन लाया गया, उस दायरे में वो पेन कार्डधारी भी आएगा, जो यदि गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चिट फंड कंपनी की तरफ लूट के भाग जाए और हम देखते रहें। ये नहीं होने देंगे अध्यक्ष महोदय। आप कानून की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, आपके जो सेंट्रल की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, कांग्रेस लिस्ट क्या है, वो सब कुछ है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडी के बारे में आदेश दिया है। टैक्स लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप देख लें उसको। लेकिन ये मंच छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए है और उस वर्ग के लिए है। ये एकमात्र उत्पादक है, किसान ऐसा उत्पादक है अध्यक्ष महोदय दुनिया में जो अपने उत्पाद का कोई कीमत तय नहीं कर पाता। इसलिए सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है और सरकार यदि हाथ खींच ले तो फिर किसानों क्या होगा अध्यक्ष महोदय? आपको याद होगा उस समय एक समय था जब अनाज की कमी पड़ती थी, अमेरिका से अनाज लाते थे, तब यहां के लोगों को भरण पोषण होता था। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने आह्वान किया, हरित क्रांति का किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस समय क्या स्थिति थी? मंडियों में समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत में बिकता था। कम हो तो राज्य सरकार खरीद लेती थी, लेकिन बाद में स्थिति क्या हुआ? उत्पादन इतना बढ़ा कि समर्थन मूल्य से नीचे बिकने लगा और नीचे बिकने लगा। तो अब यह जरूरी है कि आप किसानों को संरक्षण दो। आप एमएस एक कह दीजिए ना, आप चलिए हम चलते हैं सब मोदी जी के पास आपके साथ। आप कहते हैं एक राष्ट्र एक बाजार, बहुत अच्छी बात है, एक राष्ट्र एक बाजार है, लेकिन एक कीमत भी होना चाहिए। अब कर दीजिए एक कीमत, समर्थन मूल्य से कोई भी अनाज कम में नहीं बिकेगा, चाहे मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो। इस बात से सहमत हैं तो हमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। आप सहमत हैं? चलिए। लेकिन आप तैयार नहीं होंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि कानून पूंजीपतियों के लिए लाया गया, गरीब किसानों के लिए नहीं लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो क्या रहा है? हमारे यहां अधिया रेखा चलता है लेकिन मौखिक है। लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा 5 साल 10 साल के लिए करेंगे, तब फिर आप सबके खेत एक साथ ले लेंगे और पूरा लेबल कर देंगे। 10 साल बाद जाएंगे तो अपना खेत नहीं पहचान पाएंगे। 5 साल भी एग्रीमेंट करेंगे। आप एग्रीमेंट एक बार कर लिया और लेबल कर दी तो आप कुछ नहीं कर सकते अजय जी। आपका खेत उसी प्रकार का नहीं रहेगा, क्योंकि जो उत्पादन करना चाहेगा उस प्रकार से आपके खेत बने धान के हिसाब से, और वो उसमें कोई दूसरी फसल लेना चाहेगा तो उसके हिसाब से वो लेबलिंग करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भी किसान जानता हूं उस चीज को। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो उसे एग्रीमेंट कर लेगा, उतना रेट मिलेगा। हमारे यहां थे अंडा में पीसी में केचप लगाया हुआ है, टोमेटो केचप का, कितना रेट मिल जाता है किसानों को? कॉन्ट्रैक्ट होता है और जहां बम्पर उत्पादन हुआ तो फिर हाथ उठा देते हैं, हमारा मशीन बिगड़ गया, तो हमारे यहाँ ये बिगड़ गया, तो बोतल नहीं आ रहा है, भरने के नहीं है, लेबर छुट्टी में चले गए। 10 प्रकार के बहाना करेगा, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता। और जिस साल कहीं कम उत्पादन हो, मार्केट में ज्यादा हो, तो उसके आदमी खड़े होते हैं, आपने एग्रीमेंट किया है, हमको तो उतने दर में आपको देना पड़ेगा। किसान दोनों तरफ से ठगा जाता है अध्यक्ष महोदय। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे जिले की बात करता है, हम उससे गुजरे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं भी टमाटर, मेरे भाई भी बोता है, हर साल 30-40 एकड़ के एग्रीमेंट होता है, लेकिन तो फायदा होता है, सबसे कम कीमत में भी कहीं मिलता है, उस एग्रीमेंट के कारण मिलता है। तो डॉक्टर साहब ये भूल भुलैया मत लाइए, उस एग्रीमेंट से किसानों का लाभ होगा। आप तो बस एक ही काम करिए, जितना उत्पाद है वो उसके समर्थन मूल्य घोषित करा दीजिए और उस दर उससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं। सरकार इतना, भारत सरकार इतना गारंटी दे दे, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप कह रहे थे ना, स्वामीनाथन कमेटी हम लोग कचरे के डब्बे में डाल देते, आप तो उसे साफ कर पुरा के लाए और उस आय 2016 में बोले थे कि दो गुना हो जाएगा, किसानों का आय 2 गुना हो जाएगा। कितना 2 गुना हो गया? हर साल 50 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसमें 2 गुना हो जाएगा। अरे 50 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसमें 20 साल लगेगा आपको। एमएसपी यदि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सही मायने में लागू है तो पूरे देश में अकेले केवल छत्तीसगढ़ में लागू है, जिसमें हम लोग दे रहे थे 2500 रुपया, जिसको आपने रोका। आप सीटू फार्मूला ही नहीं जानते। स्वामीनाथन कमेटी की जो सीटू है उस फार्मूला का आप अडॉप्ट कर लीजिए, तो फिर कोई बात ही नहीं कि ये फिर 1800-1900 रुपए नहीं रहेगा। और धान की कीमत की बात कर रहे हैं आप, मैं तो बिहार से होकर आया हूं, क्योंकि उस समय नहीं बोला था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डॉक्टर साहब बाहर चले गए थे। रेट की बात,
मैं उसके बाद ग्वालियर भी गया था। ग्वालियर में डभरल जो किसान हैं वो बासमती धान उगाते हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले साल उसकी कीमत 2400 से 3000 रुपए में वो लोग बेचे, और अभी कितना है? 1200 से 1400 रुपया। जैसे आपने घोषित किया, ये नया कानून बना, छत्तीसगढ़ में जो 1600 रुपए धान बिक रहा था वो 1300 में आ गया। बिहार में 1100-1200 रुपए में बेच रहे हैं। बिहार का धान भी छत्तीसगढ़ आता है। डॉक्टर साहब, आप मुख्यमंत्री थे तो मेरे यहां जाम गांव तक बिहार का धान आया था बिकने के लिए, हम ही लोग पकड़वाए थे उस धान को। तो जहां वो मंडी नियम नहीं है वहां की स्थिति ये है। तो फिर जो बिहार के किसानों की हालत यदि नहीं सुधरी है तो देश के किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। और इसलिए हम अपने किसानों को बचाने के लिए ये कानून लाए, संशोधन किए। हम अपने सीमाओं पर रहते हुए ये काम कर रहे हैं, और इसलिए ये जो संशोधन माननीय कृषि मंत्री जी लाए हैं, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय इसे इस सदन, पवित्र सदन सम्मेलन से पास करेगा। और जरूरत पड़ेगी हम और भी करेंगे, और भी संशोधन ला सकते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन देखना पड़ेगा। यदि पूरा खेत को आप एग्रीमेंट कर लेंगे तो हमको देखना पड़ेगा। हम बिजली बिल में जो किसानों को छूट दे रहे हैं उसको तो नहीं मिल जाएगा। हम खाद में छूट दे रहे हैं, बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं, उसका लाभ तो वो नहीं उठा लेगा। इन सबको भी हमको देखना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। तो अभी तो संशोधन की शुरुआत है, और अध्यक्ष महोदय हम अपने किसानों के हक में ये छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। आगे भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, लड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।